अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूटीन हमारी क्लासेस की ये है कि जो कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट में उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। उसे एक तो हमें रिकैप मिल जाता है, दूसरा ये कि हमें फीडबैक भी मिल जाता है वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग और नॉट। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा तो आप लोग इसको जो आपकी समझ में आएगा वो आपने मुझे बताना है। First of all, who will tell me the definition of only communication, not business communication? Yes, please raise your hands. Yes, please. Sir, importing or exchanging of information from one body to another, either by speaking or by writing, or by non-verbal conscious or subconscious ways, is called communication. आपकी बेटा आवाज शुरू में क्लियर नहीं आई, जरा रिपीट कर दें। ये उसामा बेटा इसको रिपीट कर दो।
Sir, the exchange or imparting of information, the imparting or exchange of information from one person to another person, either by verbal or non-verbal ways, is called communication. गुड। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा ये है कि क्या ये जरूरी है कि दोनों तरफ पर्सन्स ही हों तो कम्युनिकेशन होगी? Who'll give me the answer? Yes, anyone else? Yes, Arslan. सर लाजमी नहीं है कि पर्सन ही हो तो फिर कम्युनिकेशन होगी सर, दो डिवाइसेस के दरमियान भी कम्युनिकेशन हो सकती है और इस तरह सर। अच्छा, क्या एक तरफ एक पर्सन हो दूसरी तरफ एक डिवाइस हो, ऐसा भी पॉसिबल है? सर ऑपरेट तो सर उन डिवाइसेस को मतलब पर्सन ही करते हैं कोई। नहीं, एक तो हो गया कि ऑपरेट कर रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या वो डिवाइस भी कम्युनिकेट कर रही है उस पर्सन के साथ? कैन वी से सो? जी सर, डिवाइस भी तो कर ही रही होती है, डिवाइस के थ्रू ही तो करते हैं सर कम्युनिकेट डिवाइस। नहीं बेटा, एक तो है कि डिवाइस के थ्रू आप कर रहे हैं, एक है कि डिवाइस भी कम्युनिकेट करती है। जी सर, डिवाइस भी करती है। कैसे? इसकी क्या एग्जांपल है? कैसे पता चलता है कि डिवाइस कम्युनिकेट कर रही है? सर अगर मतलब कोई हमें फाइल वगैरह चाहिए हो तो मतलब इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो हम ट्रांसफर कर लेते हैं सर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, तो डिवाइस सर कम्युनिकेट करती है इस तरह। डिवाइस आपको कुछ बता भी देती है, कोई मैसेज देती है खुद भी? सर नहीं, वो जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सर उसी के मुताबिक करती है। इसका मतलब है कि जब आप कोई मैसेज उसे देते हो तो फीडबैक तो वो आपको दे रही होती है ना। देखिए, आपने फैन का बटन ऑन किया, फैन चल पड़ा, इसका मतलब है कि उसकी कम्युनिकेशन ये दी कि फैन ठीक है। देखिए, आप उस चलते हुए फैन को देख के ये तो नहीं कह सकता ये खराब है। हाँ, जब नहीं चलेगा तो सारे कहें खराब है, इसका मतलब ये मैसेज दिया किसने है? उस फैन ने। ठीक है ना? यस जी सर, थैंक यू। Okay, the next question. What's meant by analyzing communication? Yes, please raise your hands. Analyzing information, what does it mean? Yes, Waleed. सर जब हमारे पास कोई डाटा आता है हम कलेक्ट करते हैं तो हम उस सारे जो जो डाटा आता है उन्हें अलग अलग उसकी जांच करते हैं, उसका हम अलग अलग उसे इम्पार्टिंग उसे तज्जिया करते हैं एक तरह का उसे, फिर हम उसे आगे। वेरी गुड। कोई इंफॉर्मेशन की आप कोई एग्जांपल देंगे जिसमें हम इस तरह अलग अलग पार्ट्स बना के उसको हम एनालाइज करते हैं? ऐसी कोई जैसे सर सर मुख्तलिफ किस्म की सर जब कोई प्रोडक्ट्स हो हम उसे चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स में सर हम चीज़ों को जज करते हैं और उन्हें किस तरह से? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी? कोई बात नहीं, नर्वस फील नहीं करना, ये बस ऐसे ही हम कौन सा एग्जाम ले रहे हैं, आपका कोई टेस्ट नहीं है, ये तो सिर्फ एक शेयरिंग है। यस सर। जी जी, चलिए ये अरसलान से पूछ लेते हैं। अरसलान ने भी हैंड रेज किया हुआ है। अरसलान, अरसलान, his hand is down. Yes, अरसलान। सर इंफॉर्मेशन सर किसी एक टॉपिक के बारे में नहीं हो सकती सर, दो टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, जो सर अलग अलग टॉपिक पे इंफॉर्मेशन होती है सर हम उनको अलग अलग सर जी जी अलग अलग सर मतलब वो तो दो टॉपिक्स हो गए। एक टॉपिक में किस तरह से हम इसको करेंगे अगर टॉपिक एक हो? सर अगर टॉपिक एक हो तो मतलब इसका एनालाइजिंग सर हम इस तरह कर सकते हैं, मतलब अब मेरी अगर हाइट और मेरे वेट के बारे में सर इसे किया जाए, अब सर वेट हम अलहदा लिखेंगे, इसे सर अलहदा करके लिखेंगे, मेरी हाइट को अलहदा करके लिखेंगे, और सर जो मेरी एज है इसे अलहदा करके लिखेंगे, और जो सर फिर मुझे रिक्वायर होगा सर उसे फिर समराइजिंग में हम इस तरह कर लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं कि एक्चुअली हम एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, अब उसके हमने पार्ट्स कर लिए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो हाइट की हो, कंप्लेक्शन की हो, और बाकी जो चीजें हैं अगर हम ये डिस्कस करेंगे तो ये सारे पार्ट्स बन जाएंगे। इज इट द सेम? ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं? ओके
जी थैंक यू। सर बता दिया करें सही क्या है कि गलत क्या है, फिर कोई मैं कंफ्यूजन तो ना नहीं हो। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये ठीक है। थैंक यू। ओके, व्हाट्स मेंट बाय डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन? यस, उमर अब्दुल्ला, hand down. Yes, Hultel, what's meant by disseminating information? Yes, yes, yes. Umar Abdullah. No? Some problem? Okay, Armagan Bhatti. Is it unmute? Yes, Armagan. What's meant by disseminating? Sir, we can say that it is a broadcast of a message of public without any feedback from the audience. Disseminating information. Hmm. Why are you involving public? Why not something else? There may be some other persons as well. Sir, might be it's about an organization Yeah. like a autocratic leader speaking to his staff. So, कि these are, वहाँ जी 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 जी। वहाँ पे वो ऑडियंस के फीडबैक नहीं लेगा, वो बस अपना हुक्म दे रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, अपना मैसेज दे रहा है। अच्छा, ये अगली बात है कि वो फीडबैक लेता है या नहीं। असल में बेसिक जो है ना इसमें सेंस डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन की, वो ये है कि इंफॉर्मेशन कन्वे करना, इंफॉर्मेशन हाँ सेंड जी करना, ठीक है ना? जी। Sure, thank you. Okay, yesterday I told you people that maintaining relationships is the next step, but before that there is building relationships. What's meant by building relationships? Who will tell? And please give me some practical example as well. Yes. Yes, Arslan. Yes, Arslan अंदर आपका माइक आपने शायद बंद किया हुआ है, इसको प्लीज माइक ऑन करें। It's still mute. Yes, जी Arslan. सर Yes. Building relationships. सर क्या मीनिंग है इसका? सर इसके मुताबिक सर हम अगर कोई मतलब फॉर एग्जांपल सर हम अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो सर जिस पर्सन के थ्रू हमने ये लॉन्च वगैरह करनी है, या जो हमारे कस्टमर वगैरह होते हैं सर, हम उनके साथ अपना एक रिलेशन बिल्ड अप करते हैं। वेरी गुड। जी इसकी सर। कोई और भी एग्जांपल है इससे हटके? क्या तो ये क्लियर एग्जांपल है आपकी, बिल्कुल ये ठीक है। जी सर। कोई और एग्जांपल भी है कि हम किस तरह से रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं? कोई सोशल कम्युनिकेशन में से एग्जांपल दे दें कि आप अपनी स्ट्रीट में, अपने नेबरहुड में किस तरह से रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं किसी के साथ। सर इससे सर हम अपने पोलाइट बिहेवियर से भी कर सकते हैं अपने। क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि जब हम कोई डिशेस एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो असल में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं? जी सर। कहा जा सकता है ये भी? जी सर। ओके, थैंक यू, ये ठीक है ये। यस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम yesterday's lecture? Is there any question? No? Okay then, let's head towards today's lecture. कल ये हमारी स्लाइड मिस हो गई थी, इस वजह से आज हम यहीं से आपको सिर्फ, हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया है कि की पर्पसेस हैं कम्युनिकेशन के, कि हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं। इसमें हमने कहा कि जो की पर्पसेस हैं, अब ये स्लाइड आपके सामने है। एक है एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, कि हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, यानी हमने इंफॉर्मेशन किसी से गेन करनी है, उसके लिए हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और कम्युनिकेट करना, याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि आप बात कर रहे हो, आप चुप करके सुन रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन तो है, क्योंकि वो बात आपके साथ ही हो रही है। तो एक्वायर करने के लिए, और दूसरा डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उसे
सेंड करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी आप कम्युनिकेट करते हैं। कल मैंने कहा था एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन जैसे आपका एक ये पर्पस है, और डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन ये मेरा पर्पस है। उसके बाद है मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। अब जो रिलेशनशिप्स हमारे किसी के साथ बन चुके होते हैं उसको हम मेंटेन करने के लिए भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं और सप्लायर्स हैं और बाहर जितने लोग हैं, डिफरेंट ऑफिस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ हमने जो रिलेशनशिप बिल्ड किया होता है उसको हम मेंटेन करने की भी कोशिश करते हैं थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेट्स हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, यस, दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कल ये बात हुई थी कि कम्युनिकेशन एक है कि इफेक्टिव हो, एक है कि इफेक्टिव तो हो, साथ साथ वो सक्सेसफुल इस सेंस में हो जाए कि अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। अब अगर आप कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कर रहे हैं तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन इफेक्टिव ही समझी जाएगी, मे बी वो अपना जो डिजायर्ड फीडबैक है आपका वो आपको ना मिल सके, वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ना हो सके, लेकिन कम्युनिकेशन में आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब उसकी कुछ हमने देखना है कि उसके की फीचर्स क्या है कि हम क्या करें तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। अब वो ऑब्जेक्टिव्स का गेन कर लेना, अचीव कर लेना, वो फाइनल स्टेज है। अगर वो मिल जाए वेल एंड गुड, ना हो तो कम से कम ये रूल्स हैं हमारे जिनको हमने फॉलो करना है कि हम किसकी बेस पे ये कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गई। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन should demonstrate the following characteristics in order to maximize its impact। असल में तो हमने वो जो इन्फ्लुएंस है किसी पे डालना है, जो इम्पैक्ट डालना है, उसके लिए हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है कि ये हमारे अंदर मौजूद हो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, ताकि हम अपना डिजायर्ड फीडबैक ले सकें और हमारा जो इम्पैक्ट, जो इन्फ्लुएंस है हमारे रिसीवर पे, वो मैक्सिमम हो। उसके लिए फर्स्ट है इसमें एक्यूरेट। अब एक बात इसमें आपको बता दूं रूल की, कि जैसे ये एक्यूरेट आपके सामने लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल। ये याद रखें कि एक्यूरेट एडजेक्टिव है और अप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल जो हम कह रहे हैं, यहाँ हम मीडिया और चैनल ये नाउन्स यूज कर रहे हैं। एक रूल है वो ये है कि हम पैरेललिज्म को फॉलो करें। पैरेललिज्म क्या होता है कि जिस एक जगह पे हम नाउन्स अगर यूज कर रहे हैं तो आगे भी नाउन्स यूज हो। ओके, where's that? Sorry? Okay. You see now. पैरेललिज्म ये क्या है? पैरेललिज्म कि अगर आप कहीं पे कोई हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, अब एक ही टॉपिक चल रहा है उसके सब हेडिंग्स आ रहे हैं, अब उस एक सब हेडिंग आपने नाउन लिखा है तो ये ना हो कि नेक्स्ट एडजेक्टिव हो जाए, उससे नेक्स्ट वर्ब हो जाए। अब वो सारे सेम होने चाहिए, या सारे नाउन्स बन जाए, सारे एडजेक्टिव्स हों या वर्ब्स हों, इस तरह से आपने चलना है। अब इसमें एक्यूरेट, इसने एडजेक्टिव लिख दिया, आगे नाउन्स आ रहे हैं। होना ये चाहिए था असल में एक्यूरेट की बजाय एक्यूरेसी यहाँ पे होनी चाहिए थी, ताकि नाउन्स के साथ वो मैच कर जाए, क्योंकि एडजेक्टिव से नाउन बनाना यहाँ पे इजी है, मीडिया और चैनल का एडजेक्टिव बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पैरेललिज्म की डिमांड है कि यहाँ पे एक्यूरेसी का वर्ड होता है। एनीवे, facts and figures including numbers, times, dates and names must be accurate। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हमने करनी है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट मैक्सिमम हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दें। किस तरह से? इसमें है फर्स्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो बात बतानी है, फैक्ट्स हैं तो बिल्कुल सही वाले देने हैं, कोई बात गलत ना हो। और फिगर्स, जो भी आपने उसमें फिगर्स देने हैं इंक्लूडिंग, अब उसमें क्या है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के आगे सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है। नंबर्स कि अगर आपने कोई अमाउंट बताई है वो ठीक हो, टाइम्स, कोई डेट है, टाइम है, ईयर है, मंथ है, वो ठीक हो। फिर डेट्स भी, एंड नेम्स मस्ट बी एक्यूरेट। अब नेम्स में दो तीन चीजें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। पहली बात तो ये है कि नेम, उसके स्पेलिंग ठीक हो,
दूसरा ये है कि अब अगर वो मेल है तो उसके साथ हम जो कर्टसी टाइटल यूज करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। किस तरह से कि आदमी मेल है तो उसके साथ मिस्टर लिखना है, मिस या मिसेस ना आ जाए, ना मिस आ जाए उसके साथ। लेडीज हैं तो उनके साथ मिस्टर ना लिखा जाए। अब वो अनमैरिड है, आपने मिसेस लिख दिया। अब कई दफा ये होता है कि आप किसी के प्रिफर्ड टाइटल को नहीं जानते कि वो उसकी अपनी प्रेफरेंस क्या है। इसके लिए जो लेडीज हैं वो मैरिड या अनमैरिड जितनी लेडीज हैं इनके लिए बेहतर है कि इस वक्त ज्यादा जो है ना यही यूज किया जा रहा है, MS, मिस ये यूज किया जाए, मिसेस या मिस ना यूज किया जाए। ये आजकल ज्यादा कॉमन है, ये एक जेनेरिक टर्म बन चुकी है लेडीज के लिए, वेदर मैरिड और अनमैरिड। इसलिए इनका ठीक होना भी जरूरी है। क्यों? इनसे क्या है, एज इनएक्यूरेसीज कैन क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं रहता। किस चीज का? फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रेशन खराब हो जाएगा, विच कैन अल्टीमेटली इम्पैक्ट ऑन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो इससे उसकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, जो उसकी अर्निंग्स हैं, वो अफेक्ट हो जाएंगी। इमेजिन हाउ अपसेट यू वुड बी इफ यू रिसीव द रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैलरी टू लो 1 मंथ। इसको यूं समझें कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको जो पे मिली है वो बहुत कम मिलती है। यानी आपकी पे थी सपोज 50,000, वो चेक किया आके तो पता चला कि 5,000 निकली। अब कहते हैं कि देखेंगे एक इनएक्यूरेसी है कि अमाउंट आपके पास गलत आ गई, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होगी? इसी तरह से जिसको इंफॉर्मेशन गलत मिलेगी उसकी फीलिंग्स भी ऐसी होंगी। बाय वन ऑफ योर इफ यू वर अ सप्लायर एंड वर पेड द रॉन्ग अमाउंट टू लो, या फिर आप सप्लायर हैं, बिल बना आपका 1 मिलियन का और जब चेक किया तो पता चला कि उसमें से 10,000 निकला, तो जैसे आप उस वक्त ये फील करेंगे कि मेरे साथ अच्छा नहीं इन्होंने किया, यही फीलिंग्स उसकी होंगी जिससे आप मिस इंफॉर्मेशन देंगे। टू लो बाय वन ऑफ योर लार्जेस्ट कस्टमर्स। अब ये कस्टमर्स अगर आपको थोड़ा पे कर दें, और इफ यू आर अ कॉर्पोरेट कस्टमर एंड वर सेंट द रॉन्ग टाइप और अमाउंट ऑफ गुड्स। कॉर्पोरेट कस्टमर एक है कि आप इंडिविजुअल कस्टमर हैं, आप शूज लेने जाते हैं, एक पेयर लिया अपने लिए, आप इंडिविजुअल कस्टमर हैं। आप अपना एक सूट कहीं से लेके आते हैं तो इंडिविजुअल कस्टमर। एक आपने पेन लिया, एक कैलकुलेटर लिया, तो आप इंडिविजुअल कस्टमर अपने तौर पे ये चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे परचेस मैनेजर हैं, आप चीजें परचेस करते हैं, आप ऑन बिहाफ ऑफ सम कंपनी, सम ऑर्गेनाइजेशन, अब है आप कॉर्पोरेट कस्टमर। उस सूरत में देखें कि आपको अगर सेंट द रॉन्ग टाइप और अमाउंट ऑफ गुड्स, अगर आपको टाइप गलत आ गई, टाइप से मुराद क्या है कि आपने उन्हें ऑर्डर दिया है फोटोस्टैट मशीन्स का, उन्होंने आपको प्रिंटर्स सेंड कर दी। या इसी तरह से गुड्स में अमाउंट कैसे होगी कि आपने फोटोस्टैट मशीन्स उन्हें कहा कि हमें 3 चाहिए, उन्होंने 1 भेज दी। अब इस तरह से ये एक्यूरेसी अगर नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज खराब होगा और अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को ये अफेक्ट करेगा। देन अप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल, दिस मीन्स selecting the right type of communication such as an email, letter, telephone call, report और meeting। अब ये देखना है कि जो मैसेज आप किसी को दे रहे हैं उसके लिए आपका मीडियम और चैनल ये बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो, ताकि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। अब देखें ये एग्जांपल्स हैं, सच एज एन ईमेल। जहाँ पे ईमेल की जा सकती है वहीं पे ईमेल की जाए, हर जगह पे ईमेल नहीं है। किस तरह से? अब देखें कि अब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके किसी कस्टमर का कोई लॉस हो गया, आपके हाथों नहीं हुआ, कहीं उस मार्केट में आपको खबर मिली, अब आप क्या करते हैं, उन्हें ईमेल कर दी। वहाँ पे ईमेल जो है ये प्रॉपर आपने मीडियम और प्रॉपर चैनल यूज नहीं किया। ईमेल करके आपने मीडियम गलत कर लिया, इंटरनेट यूज करके अपना चैनल गलत कर लिया, ये ना हो। वहां पे क्या होगा, वहां पे तो आपको फौरी तौर पे कॉल करनी पड़ेगी या फेस टू फेस मीटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जहाँ पे लेटर लिखना है वहीं पे लेटर लिखा जाए। अब ये कि आपने अगर कहीं पे आप मैनेजर हैं, कोई डायरेक्टर हैं, किसी को आपने लेटर लिखना है फॉर्मली, अब वहाँ क्या करते हैं, आपने वहाँ पे व्हाट्सएप पे उसे रिटर्न मैसेज सेंड कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों?
कि ऑफिशियल रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पर्सनल सिग्नेचर के साथ उसको लेटर जाए ताकि उस पर रिकॉर्ड हो उसका। देन बिफोर कम्युनिकेटिंग समथिंग कंसिडर हाउ यू वुड फील and what message you would actually receive if it was you receiving that particular message। अब कहता है इसको यूं समझना है आपने कि अपने रिसीवर की जगह पे अपने आप को रखें। जिस तरह का मैसेज आप रिसीव करना चाहते हैं उसी तरह का मैसेज अपने रिसीवर को दें। एज अ रिसीवर आपकी डिमांड जो होती है, एज अ सेंडर उन सारी डिमांड को सामने रख के, रिसीवर को सामने रख के फिर मैसेज दिया। और इसमें एक तो ये है कि मैसेज किस तरह का हो, और दूसरा वाया दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और वहां फिर ये सोचें कि ये जो मैंने मीडियम और चैनल यूज किया, क्या ये वहां पे अप्रोप्रिएट है। खुद अपने आप को वहां पे रख के देखें, क्योंकि खुदा न खास्ता हमारा कोई लॉस हो जाए। अब उसमें हमारे बिल्कुल जो करीब के लोग हैं वो क्या करें कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड कर दें रिटर्न, तो भाई हमें फील होगा। इस तरह से हम भी किसी को इस तरह के मैसेजेस ना करें, उस सिचुएशन की डिमांड देखें। देन क्लियर, जैसा मैंने कहा था कि एक्यूरेट एक एडजेक्टिव है, क्लियर भी एक एडजेक्टिव है। पैरेललिज्म की डिमांड है कि यहां भी हम क्लैरिटी यूज करें, क्लैरिटी CLARITY। There should be little doubt as to what is meant by the communication। अब जो मैसेज आप लिख रहे हैं उसमें कोई शक ना रहे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखें, आपने उससे कोई डिमांड करनी है लेकिन वो उसको इंफॉर्मेशन समझे। आपने क्वेश्चन पूछा है और वो समझे कि मुझे इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा ना हो, बिल्कुल क्लियर हो। दिस रिक्वायर्स, अब ये कैसे होगी क्लैरिटी? केयरफुल चॉइस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज आपकी बिल्कुल केयरफुल, किस तरह की? एंड कीपिंग द कम्युनिकेशन एज सिंपल एज पॉसिबल। एक तो ये है कि वर्ड्स वो वाले हम यूज करें जो कॉमन हो, लेकिन कॉमन किसके लिए हो ये देखना जरूरी है। एक तो है कि मैं सोचता हूँ कि ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, ये तो ठीक है कॉमन वर्ड है, लेकिन किस लेवल पे? अब मे बी बीइंग अ टीचर मैं ये फील करूं कि ये हमारे टीचर्स तो सारे यूज करते हैं, सबको पता है, तो स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, बट इट्स नॉट अ रियलिटी। इस तरह के स्टेरियोटाइप्स कि कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाते हैं। इसलिए सिंपल से मुराद वो लैंग्वेज है जो आपका रिसीवर जानता है। अब आप अपने रिसीवर को एक्चुअली एनालाइज करते हैं। हम जब भी किसी को मैसेज देंगे तो देखेंगे कि वो मेल है, फीमेल है, और अर्बन है, रूरल है, और उसका एजुकेशन लेवल क्या है, और उसकी जॉब किस तरह की है। अब इस तरह की ना उसकी फिर बैकग्राउंड में नेशनैलिटी उसकी कौन सी है, रिलीजन कौन सा है, इन चीज़ों को देख के मैसेज देंगे तो मैसेज इफेक्टिव हो जाएगा। अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो मैसेज इनइफेक्टिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, इमेज एंड टोन। अभी हमने क्लैरिटी में भी पढ़ा केयरफुल चॉइस ऑफ लैंग्वेज, लेकिन इसका मतलब appropriate language, image and tone. The image and tone that are portrayed reflect both the sender and their organization. अब यहां भी लैंग्वेज का वर्ड है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो सेकंड लाइन में भी लैंग्वेज लिखा हुआ है, केयरफुल चॉइस ऑफ लैंग्वेज। ऊपर वाली लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में डिफरेंस है। ऊपर हम लिटरली लैंग्वेज की ही बात कर रहे थे कि जो जुबान है, कि आप जो भी लैंग्वेज, उर्दू है, इंग्लिश है, हम चूंकि इंग्लिश में ही हमारी कम्युनिकेशन है मोस्टली, तो इसमें हम उसको इतना सिंपल रखेंगे कि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज किए जाएं इंग्लिश लैंग्वेज की। लेकिन अब जो लैंग्वेज की बात हो रही है ये वो है कि जैसे आप घरों में भी सुनते हैं कि आप कई दफा कोई बात करते हैं तो आपके बड़े आपसे कह रहे होते हैं कि अपनी जुबान ठीक करो, तुम्हारा जुबान पे कंट्रोल नहीं है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जुबान पे कंट्रोल नहीं है इसलिए तुम कभी उर्दू बोल जाते हो, कभी इंग्लिश बोल जाते हो, ये मुराद नहीं होती उससे। वो क्या होती है? आपका एक्सप्रेशन। अब ये यहाँ पे इमेज और टोन आपकी कैसी बन रही है, उसमें इमेज आपका एक्सप्रेशन वो क्या बनता है, और आपका स्टाइल कौन सा है, बात किस स्टाइल में कर रहे हैं। तो यहाँ लैंग्वेज से मुराद आपकी एक्सप्रेशन और स्टाइल, ये भी ठीक है। The image and tone that are portrayed reflect both the sender and their organization.
इससे आपका भी पता चलता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी पता चलता है। इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन कम्युनिकेटिंग विद पार्टीज एक्सटर्नल टू द बिजनेस। अब वैसे तो हर सिचुएशन में ही हमें पोलाइट रहना पड़ेगा, कम्युनिकेशन हमारी ऐसी हो कि जिससे हमारा अपना पर्सनल इमेज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका इमेज पॉजिटिव बने। लेकिन एक है इंटरनल कम्युनिकेशन, एक है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल में किसी हद तक इसमें जो लैप्सेस रह जाते हैं वो टॉलरेबल हैं, बेरेबल हैं, वो बर्दाश्त हो जाते हैं। लेकिन अगर बाहर कम्युनिकेट करते हुए आपने इम्पोलाइटनेस शो कर दी, उस सूरत में आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा ख़राब होगी, ज़्यादा इम्पेयर्ड होगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। यूँ समझें कि आप अपने फ्रेंड्स से जब बात करते हैं तो उस वक्त आप वर्ड्स के चॉइस में और अपने एक्सप्रेशन में, टोन में, आप इन चीज़ों में ज़्यादा बॉदर नहीं करते। लेकिन यही आप लोग जब जाते हैं किसी ऑफिस में, उस सूरत में आपको केयरफुल ज़्यादा होना पड़ता है। इसलिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने कॉलीग्स के साथ जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें आप थोड़े से ज़रा केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो ठीक है। लेकिन अब कॉलीग्स के साथ जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, बाहर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। वो किस वजह से है? टू सेट द राइट इमेज एंड टोन टू इंश्योर द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड इज नॉट डिस्टोर्टेड एंड मिसइंटरप्रेटेड। डिस्टोर्टेड, डिफॉर्म्ड, डी-शेप्ड। मैसेज की शेप ना कहीं खराब हो जाए। तो वर्ड्स तो आप ठीक ही यूज कर रहे थे, वो जो क्लैरिटी वाली ऊपर लैंग्वेज तो आप सही यूज कर रहे थे, लेकिन टोन ऐसी है कि जिससे मैसेज का मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए हम इसको, अपने इमेज को, टोन को ठीक करेंगे। एंड मिस इंटरप्रेटेड, मिस अंडरस्टूड। ये ना हो कि आप जो कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं उसके बजाय कुछ और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इसलिए अपने लैंग्वेज को अप्रोप्रिएट रखना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। देन कॉमन एडवाइस अराउंड लैंग्वेज इंक्लूड्स। अब लैंग्वेज किस तरह की यूज करेंगे? इस लैंग्वेज के वर्ड में इसने दोनों को मिक्स कर दिया है। वो क्लैरिटी वाली लैंग्वेज भी इसमें शामिल है, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज भी शामिल है। फर्स्ट है अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, अब जैसे ऊपर था कि एज सिंपल एज पॉसिबल, लेकिन यहां पे अब क्या करना है आपने? अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। जो टफ हार्ड वर्ड्स हैं उनको ना यूज किया जाए, जो कॉमन से वर्ड्स हैं वो यूज करें जिनको आपका रिसीवर समझता हो। फिर है सपोर्ट वर्ड्स विद टेबल्स, ग्राफ्स एंड अदर इमेजेस। अब जो आप वर्ड्स उस कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं, ओरल है या रिटन है, उसमें आपने क्या करना है? 7 टेबल्स बनाने हैं। यानी अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं तो वहां पे एक टेबल उन्हें आप चाहे शो कर दें या ड्रॉ कर दें, ग्राफ्स बना लें, या दूसरे कोई इमेजेस हैं, कोई पिक्चर्स हैं, कोई क्लिप आर्ट है, कोई ना कोई चीज उनके सामने नजर आए तो उससे क्या है कि बात समझनी ईजी हो जाती है। यूं ही है कि जैसे मैं ये आपके सामने ये सारी चीजें रीड आउट तो कर रहा हूँ बुक में से, लेकिन आपको डिस्प्ले भी की है, इस वजह से कि आप चाहें तो इधर से भी देख सकते हैं। फिर अवॉइड जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल। जार्गन है प्रोफेशनल वोकैबुलरी। प्रोफेशनल वोकैब वो क्या है? जो किसी प्रोफेशन में पाई जाती है, कॉमनली यूज नहीं होती। किस तरह से? डॉक्टर्स हैं, वो जैसे बात करते हैं तो उसमें अब आमतौर पे लोग कुछ और वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की लैंग्वेज में वो वर्ड्स कुछ और होते हैं। अब आप कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, अब पेट के लिए हम स्टमक का वर्ड यूज कर लेते हैं, बेली का वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे होते हैं अब्डोमिनल प्रॉब्लम। अब अब्डोमिनल ये प्योरली उस प्रोफेशन का वर्ड है। इस तरह से डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, हर फील्ड के लोगों के कुछ अपने वर्ड्स होते हैं, उसे कहते हैं जार्गन। इनसे अवॉइड क्यों करना है? इनमें कई दफा प्रॉब्लम्स ये आ जाते हैं कि इनमें से कुछ वर्ड्स वो होते हैं कि लैंग्वेज में कॉमनली यूज हो रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वोकैबुलरी के तौर पर उसका मीनिंग कुछ और होता है, जिसकी बड़ी एग्जांपल्स आप ये कंप्यूटर फील्ड में देख सकते हैं। अब माउस हम चूहे को कहते हैं, लेकिन वहां पे माउस एक डिवाइस है। इस तरह विंडोज हम खिड़कियां समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर वाले वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। इस तरह से ऐसे वर्ड्स को, जहां पे अगला आदमी उस फील्ड को नहीं जानता, ऐसे वर्ड्स यूज न किए।
और कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, वो टेक्निकल टर्म्स वैसे टफ होती हैं, तो टेक्निकलिटी से परहेज किया जाए, इसकी बजाय सिंपल वर्ड्स यूज करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो यूज कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी से मुराद ये है कि समटाइम्स वो टर्म ही ऐसी होती है कि चली वही रही होती, अगर आप उसको चेंज करके ट्रांसलेट करके आगे बताना चाहेंगे तो मे भी उसका मीनिंग चेंज हो जाए। ऐसी सिचुएशंस में आपको फॉलो करना पड़ेगा इनको। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो है हमारी, कुछ हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होगी। इसी डेफिनेशन देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन दोज दैट वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज टीम, कॉलीग्स, मैनेजमेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ स्टाफ। अब ये किन लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सच एज टीम, कॉलीग्स, एक टीम के अंदर जो लोग हैं, एक मैनेजर है, उसके नीचे वो जैसे एक्सपोर्ट मैनेजर है तो उसकी जो टीम है, सेल्स मैनेजर है उसकी एक सेल्स टीम है, उसमें जो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। फिर मैनेजमेंट, चाहे मैनेजमेंट वाले आपस में कम्युनिकेट करें या वो एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट करें, लेकिन चूंकि सारे एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऐसी सूरत में हम ये समझेंगे कि ये इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड अदर मेंबर्स ऑफ स्टाफ, फिर कोई और लोग नीचे, को गार्ड है, पीएन है, कोई भी आदमी है, ये सब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के, हाँ इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के कम्युनिकेट करने से क्या मुराद है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में जब आप कम्युनिकेट करेंगे अपने कॉलीग्स के साथ, उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्यों? कि आप बात उस ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं। इवन अगर आप उस ऑफिस से बाहर निकल के आपस में उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंटरनली होगी। लेकिन अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिस में बैठ के दो लोग आपस में बैठ के कोई अमेरिका की बात, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड नहीं है, किसी और कंट्री की बात, किसी स्पोर्ट की बात आप करते हैं, तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे। इसे याद रखें, इंटरनल का हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसमें जो भी बात आप करेंगे वो सारी इंटरनल है। अब एक मैनेजर है, वो अपने किसी सबॉर्डिनेट से उसके फादर की तबीयत पूछता है, तो ये इंटरनल नहीं होगी, ये तो सोशल कम्युनिकेशन होगी, ये तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गई। ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आप उस सबॉर्डिनेट का फादर उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही नहीं, इसलिए ये एक्सटर्नल समझी जाएगी। हाँ, जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करके कम्युनिकेट करेंगे वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगी। Then external communication with those from outside the organization, such as customers, suppliers, the press, lobby groups, the government and banks. ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब outside the organization, such as customers, अब आप किसी भी स्टोर के कस्टमर हैं तो आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन एक्सटर्नल है, उनकी आपके साथ एक्सटर्नल है। जितने भी पुराने आप उनके कस्टमर हों, आप 10 साल से 8 साल से जब से भी जा रहे हों, लेकिन चूंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये याद रखें, स्टेक होल्डर होना और चीज़ है और किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना और चीज़ है। स्टेक जो होता है, स्टेक, ये आगे चीज़ें आने वाली हैं। स्टेक कहते हैं उस इंटरेस्ट को जिसको आप सेव करना चाह रहे होते हैं। अब आपका इंटरेस्ट क्या होता है कि एक स्टोर है, वहां से जो प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी की कोई आइटम्स, कोई चीज जो आप खरीदते हैं वो वहीं से मिलती है। अब आपका पूरा इंटरेस्ट ये होता है कि इनकी सारी की सारी ये प्रोडक्ट्स इनके पास पड़ी हों, मौजूद हों, मैं जब भी जाऊं इनके पास हूं। ये ना हो कि इनकी सप्लाई रुक जाए। अब हालांकि सप्लाई रुकने का लॉस तो सबसे बड़ा उस ऑर्गेनाइजेशन को, स्टोर को होना है, लेकिन आपका स्टेक उसके अंदर है। क्यों? कि आप खुद वहां से वो चीज खरीद रहे हैं, इस वजह से आप ये चाहते हैं कि ये चीजें उनके पास मौजूद हों। फिर ऐसे ही एक तो है कि वो प्रोडक्ट का ना होना, एक है अगर वो स्टोर वाले कहें जी कि हम यहाँ से चेंज करके कहीं और किसी जगह पे अपने स्टोर को शिफ्ट कर रहे हैं, आपको फिर परेशानी होती। अब ये प्रॉब्लम क्या है आपके लिए कि आप कहते हैं यार ये करीब था, इसको यहीं पे होना चाहिए था। हालांकि ये प्रॉब्लम तो उनका है कि वो कहाँ पे होंगे, लेकिन हमारा स्टेक उसके अंदर है। लेकिन स्टेक की वजह से हम उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन जाते। पार्ट होना ये है कि जब हम मिलके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हो, हम तो उनसे चीजें खरीद रहे हैं, खरीदना और चीज है, उनके लिए काम करना और चीज है। तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में
अब डिफरेंट चीज़ें, कस्टमर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, प्रेस भी है। फिर ये लॉबी ग्रुप्स। लॉबी ग्रुप्स जो होते हैं ये कोई इंडिविजुअल्स भी ये काम करते हैं, लेकिन ग्रुप्स की शक्ल में भी ये काम है लोगों का। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो एक जिस तरह सोलिसिटर होता है ना, सेंटर में आके इसने क्या करना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और ये जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो कानून बनते हैं, कानून साजी होती है, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई दफ़ा कुछ लॉज सूटेबल नहीं होते, तो लॉबी ग्रुप से होते हैं। इनका उस वक्त जॉब इनकी ये होती है कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, वो उन ऑफिशियल्स के सामने रखते हैं, और ऑफिशियल्स अपने प्रॉब्लम्स बता देते हैं, उनके लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स होती हैं, वो वाले ऑब्स्टेकल्स इन्होंने जाके उस ऑर्गेनाइजेशन को बताने हैं। तो ये क्या है कि एक्चुअली सेंटर में आके ये दोनों में काम करके लॉ जो है वो कोशिश करते हैं कि जिस तरह का लॉ ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वो बन जाए, और इस तरह जो ऑफिशियल चाह रहे हैं कि लॉ को इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए माइंड बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ये है कि जो लॉबी ग्रुप्स का काम है। अब लॉबी ग्रुप्स भी चूंकि हमने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये तो थर्ड पार्टी है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस में जहां ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हो सकती है, ये दोनों के माइंड्स बनाते हैं। तो ये है लॉबी ग्रुप्स। फिर है द गवर्नमेंट एंड बैंक्स, और गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल है, लेकिन ये याद रखें कि आप अगर कोई अपनी कोई एंटरप्राइज आप चला रहे हैं, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस सूरत में तो गवर्नमेंट आपके लिए एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होगी। लेकिन गवर्नमेंट खुद, जो गवर्नमेंट के अंदर लोग होंगे जो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, उन्हें हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए तो वो इनकी इंटरनल कम्युनिकेशन ही होगी। लेकिन ये है एक्चुअली उस चीज के लिए कि गवर्नमेंट और है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और है। इसी तरह से बैंक्स हैं। अब बैंक के अंदर काम करने वाले तो सारे एक दूसरे के साथ इंटरनल कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और बैंक्स के साथ उनकी ट्रांजैक्शंस चलती हैं, उसमें हम ये समझते हैं कि बैंक्स उनके लिए एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनके लिए आपकी कम्युनिकेशन एक्सटर्नल हो जाएगी। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कम्युनिकेशन किस किस तरह से फ्लो करती है, कि हाउ कम्युनिकेशन फ्लोज, इसकी डायरेक्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल है, वर्टिकल, के ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह से भी जाती है कम्युनिकेशन, और इस तरह से डायगोनली भी और वर्टिकली भी। ये हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। Now if you people have got any questions you can ask. Yes please. Yes Arslan Anwar. सर आवाज का मसला था, ये जरा लॉबी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता दें सर। जी जी, ये लॉबी ग्रुप बेटा ऐसे है कि आप एक बिजनेस करते हैं, आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अब उधर से कोई रूल्स आ जाते हैं, किसी ऑफिस से पता चलता है कि ये रूल्स अब इंप्लीमेंट होंगे। अब वो रूल्स ऐसे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि ये हमारे लिए कोई फेवरेबल नहीं है। उस सूरत में कुछ लॉबी ग्रुप्स हैं, मार्केट में काम करते हैं, उनका काम सिर्फ ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, उन्होंने जाके उस ऑफिस वालों को वो जो लॉ जिन्होंने बनाया उन तक वो पहुंचा देते हैं। अब वो लॉ मेकर्स जो होते हैं बताते हैं कि भाई हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, हमारे ये हर्डल्स आ रही हैं, हमें यही करना पड़ेगा। अब इन ग्रुप्स ने ऑर्गेनाइजेशंस को ये इंफॉर्मेशन आगे देनी होती है, फिर ये कोशिश करते हैं कि दोनों को मिला जुला के ना कोई मिड वे निकल आए, कोई दरमियाना सा रास्ता निकल आए। ये लॉबी ग्रुप्स का काम है। ओके सर, थैंक यू। यस, एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? यस, अरमगान भट्टी जी बेटा। सर ये स्लाइड्स हमें आप कब सेंड करेंगे? स्लाइड्स बेटा मैं इनसे पूछता हूँ इसकी क्या फिजिबिलिटी। आपको बुक्स किसी को भी नहीं मिली अभी? नहीं सर, वो आपको पता है क्या बंद है। जी जी, मैं ये कहता हूँ ये आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, वेलकम। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? Over? Okay then, thank you very much.